जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने संसद की स्थायी समिति और अस्थायी समिति के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम संसद की कार्यवाही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संसद की कार्यवाही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? संसद की कार्यवाही। ठीक है, तो जो संसद की कार्यवाही है, देखिए, तो संसद की कार्यवाही, तो इस संसद की कार्यवाही कहते किसे हैं? देखिए, संसद में जैसे संसद सुबह कितने बजे से स्टार्ट होती है? तो 11 बजे से स्टार्ट होती है और कितने बजे तक चलती है? तो 6 बजे तक चलती है। मतलब सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है और शाम के 6 बजे तक चलती है। तो इस जो संसद जो 11 बजे से चली और कब तक चली? शाम के 6 बजे तक चली। इस बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे क्या कहते हैं? संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भाग में। तो कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एक होता है प्रश्नकाल, एक होता है शून्यकाल और एक होता है आपका ये लंच का समय, लंच। और एक इसमें क्या होता है? इसमें प्रस्ताव के बारे में बात कीजिए। मतलब 4 होते हैं लगभग। संसद की कार्यवाही 4 भागों में बांट दीजिए। तो किसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, एक लंच का समय होता है और एक प्रस्ताव, जो प्रस्तावों के बारे में चर्चा होती है, कौन कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं। तो प्रश्नकाल जो है वो कितने बजे से कितने बजे चलता है? तो देखिए, 11 बजे से स्टार्ट हुआ तो ये कितने बजे से कितने बजे चलेगा? 1 घंटे का होता है। 11 से 12। कितने बजे से कितने बजे? 11 से 12। शून्यकाल जो है ये कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? ये चलता है 12 बजे से 1 बजे तक। कितने बजे तक? 12 से 1। और जो लंच है, लंच का समय कितने बजे होता है? 1 से 2 का कितना क्या होता है? लंच समय होता है। और ये जो प्रस्ताव है ये उस 2 बजे से 6 बजे तक चलते हैं। 2 से 6। तो देखिए, प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच और प्रस्ताव। तो प्रश्नकाल में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्नकाल से समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नकाल क्या है। इससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं? तो पहला जो होता है प्रश्नकाल में, पहला भाग, तो वो होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। दूसरा जो होता है वो होता है अतारांकित प्रश्न। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? अल्प प्रश्न। अल्प सूचना में दिए गए, मतलब अल्प प्रश्न समझ लीजिए। और चौथा होता है गैर मंत्री सदस्य, गैर मंत्री सदस्य के प्रश्न, गैर मंत्री सदस्य के से पूछे गए प्रश्न, से पूछे गए प्रश्न। अब देखिए, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? एक तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। मतलब ओरल क्वेश्चन जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। मतलब इसमें देखिए, संसद चलना स्टार्ट हुआ 11 बजे से। तो इसमें क्या है कि आप जो है वो ओरल रूप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको उससे क्या नाम है, वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछना है। वित्त मंत्रालय में किससे पूछिएगा? मंत्री से। मंत्री कौन है अभी? तो सीतारमण। तो आप उनसे क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सीधे खड़े होइए और उनसे ओरल क्वेश्चन पूछ दीजिए। ठीक है, देखिए ये देखिए, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये किससे पूछे जाते हैं? तो ये मंत्री से पूछे जाते हैं। अब मंत्री कौन? तो मैंने बताया था कि जैसे मंत्री कौन, जो भी जैसे भाजपा से जो चुन के आए हैं 303 सदस्यों में, सबको मंत्री नहीं बना दिया गया है। जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जैसे निर्मला सीतारमण हो गए, उसकी वित्त मंत्रालय की, गृह मंत्रालय के कौन हो गए?
क्या कहते हैं, अमित शाह हो गए, रेलवे मंत्रालय के कौन हो गए, तो पीयूष गोयल हो गए। तो इन मंत्रियों से सवाल पूछते हैं कौन, जो गैर मंत्री होते हैं, मतलब जो गैर सदस्य होते हैं, जो मंत्री तो नहीं होते लेकिन संसद के सदस्य जरूर होते हैं। तो वो सवाल किन से पूछते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं। तो ये जो 3 सवाल है, तारांकित, अतारांकित और अल्प प्रश्न, ये मंत्रियों से पूछे जाते हैं और ये मंत्रियों से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो पहले जो तारांकित प्रश्न है इसमें ओरल पूछ सकते हैं। ओरल प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक रूप से, मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपने मौखिक रूप से प्रश्न पूछ दिया और मौखिक रूप के साथ साथ आप इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे, जो आपने प्रश्न पूछे हैं उनके आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पूरक प्रश्न क्या होते हैं, तो समझिए। देखिए, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा निर्मला सीतारमण जी से ही पूछा कि जैसे मौखिक रूप से कोई क्वेश्चन किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं एक अलग से उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे आपने किसी से पूछा, क्या पूछा कि मतलब मोना सिनेमा हॉल कहाँ है, मैं अपने बिहार की बात कर रहा हूँ। तो किसी ने बोल दिया पटना में है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पटना में, लेकिन आपने इसकी एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि पटना तो इतना बड़ा शहर है, पटना में कहाँ, तो फिर बोला किसी ने गांधी मैदान के पास। तो आपने ये अब पूछ दिया गांधी मैदान के पास, तो आपने पहले वाले क्वेश्चन को ही पूरा करने के लिए कि आपको अच्छे ढंग से पता चल सके, उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा, तो उसे ही कहते हैं पूरक प्रश्न। जब आप जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं किसी से और उससे ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, पूरक प्रश्न पूरक प्रश्न कहते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय से किसी मंत्री ने पूछ दिया कि जो आप राफेल लाए हैं वो कितने का लाए हैं, तो उन्होंने टोटल बता दिया कि हम मतलब 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ जितने के लाए हैं। तो उस पर भी प्रश्न पूछ सकता है कि आप मुझे एक एक राफेल की कीमत बताइए। तो वो एक एक राफेल की कीमत, जैसे एक राफेल की कीमत कितनी है, 1600 करोड़ रुपए है। तो एक एक राफेल की कीमत, इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है, तो इन सब की जानकारी। तो उसी मतलब बात हो रही है राफेल के और उससे ही रिलेटेड पूरा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो किस में पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें ओरल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है आप अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने, 20 क्वेश्चन। और इसके जो पूरक पूछते हैं उसमें कम से कम आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अतारांकित प्रश्न। अब अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तो अतारांकित प्रश्न का मतलब, तारांकित हो गया ओरल, तो अतारांकित मतलब ओरल नहीं पूछना है। तो कैसे पूछना है, तो लिखित रूप से पूछना है। कैसे, लिखित रूप से, लिखित रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न, पूछे जाने वाले प्रश्न, तो लिखित रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आप ये जो आपने को जो भी जानना हो वो आप क्या कर सकते हैं, लिखित रूप से पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अभी संसद की कार्यवाही चल रही है और आपने एक बड़ा सा पन्ना लिया और अपने क्वेश्चन लिख दिया और उस टाइम दे दिया और उन्होंने लिखित रूप से जवाब दे दिया। नहीं, आपको ये चीज़ 10 दिन पहले ही बताना होगा कि हम आपसे अतारांकित प्रश्न पूछने चाहते हैं, ये हमारे क्वेश्चन है, तब वो संसद में आपका जवाब देगी। ठीक है, तो लिखित अतारांकित प्रश्न कैसे पूछाते हैं, लिखित रूप से पूछे जाते हैं। और ये इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होती है, 10 दिन पहले देनी होती है। तो अब एक बात बताइए, इसमें क्या पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आप इसमें पूरक जब लिखित रूप से दे दिया तो आप उसमें पूरक प्रश्न क्या पूछिएगा, पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। जो आपको लिखित रूप से, जब आप और लिखित रूप से पूछते, मौखिक रूप से पूछते, तब तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पर इसमें क्या है, आपने लिखित रूप से पूछा, तो आपने तो वैसे ही पहले ही पूछ लिया होगा क्या क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, आपने पूछ लिया होगा। तो इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। तो आप इसमें क्या, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो पूरक तो तब पूछिएगा जब आपने ओरल पूछते, तो ओरल आपने पूछा नहीं, लिखित रूप से पूछा, वो लिखित रूप में आपको जवाब मिल जाएगा। अब आते हैं अल्प प्रश्न। अब अल्प प्रश्न क्या है, अल्प प्रश्न का मतलब हो गया कि मतलब जल्दबाजी में कुछ छूट गया हो,
कुछ छूट गया, मतलब देखिए इसमें क्या था कि 10 दिन पहले ही आपको बताना, 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती थी कि हम मतलब अतारांकित प्रश्न पूछने वाले हैं। लेकिन अल्प प्रश्न में क्या है कि बहुत जरूरी समस्या है और आप पूछना भूल गए हैं, तो आप 10 दिन से पहले, उसमें तो 10 दिन फिक्स था कि 10 दिन के अंदर अंदर आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें आप 2 दिन या 5 दिन भी आप सूचना देके पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ का कोई मंत्री है, मतलब जो मंत्री का मतलब हो गया जो सांसद है आपके यहाँ का, और आपके यहाँ बाढ़ आने वाली, किसी जगह पे बाढ़ आने वाली है और आपने बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि हम बांध में इतना खर्च करना चाहते हैं, इसके बारे में सुझाव दीजिए, इस तरह का बजट पास कर दीजिए, ये संभव है कि नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने हैं। तो और वो तो मतलब अब आपको अंदाजा हो गया है कि बाढ़ जो है वो हमारे जो गांव में है वो आएगा ही आएगा, तो इससे पहले बचाव के उपाय कर लेते हैं। तो आपने अल्प प्रश्न पूछ लिया उससे तुरंत कि मतलब आपने बोला क्या कि मुझे अल्प प्रश्न पूछने हैं, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में मतलब कुछ समस्या है जो मैं उस टाइम नहीं रख पाया, अभी रखना चाहता हूं। तो उस टाइम पे क्या होगा, अल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इमरजेंसी वाले जो प्रश्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्रश्न। इमरजेंसी क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन जो आप भूल गए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो अल्प प्रश्न में आते हैं। अब आते हैं चौथा, गैर मंत्री सदस्य से पूछे गए प्रश्न। मतलब जो सदस्य मंत्री नहीं है, जो सदस्य मंत्री नहीं है, और मतलब मंत्री नहीं है, देखिए जैसे भाजपा की 303 सीटें हैं, तो सभी के सबको तो मंत्री नहीं बना दिया कैबिनेट मंत्री, तो जो बच गए तो बच गए। तो ऐसा थोड़ी कि वो अपने जहाँ से वो सांसद चुन के आए हैं वो वहाँ पे काम नहीं करता, उनको भी काम करने का अधिकार है। तो अब मान लीजिए उन्होंने बजट पास करवाया कि मेरे मतलब हमारे इलाके में इस गली मोहल्ले में सड़कें नहीं बनी हैं, सड़क बनवानी है, ये पैसा दीजिए, वो ये पैसा दिया गया। अब कोई भी मंत्री उससे भी सवाल पूछ सकता है कि आपको जो पैसा मिला, आपने उन पैसों का क्या किया, कहाँ कहाँ लगाया, हमें पूरी जानकारी दीजिए। तो वो कैसे क्वेश्चन होंगे, गैर मंत्री सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। कि कैसे होंगे, गैर मंत्री सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न कहलाएंगे। तो आपको प्रश्न काल में समझ में आ गया होगा। देखिए ये सारे 1 घंटे 11 से 12 चलता है, तो इसमें इतना ही कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को पूछा जाए और उनका जवाब दे दिया जाए। ठीक है। अब शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल कोई विशेष नहीं है, बस इसमें छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि शून्यकाल किस काल के बाद आता है, तो प्रश्न काल के बाद आता है, तो जाहिर से हो गया कि हाँ पहला प्रश्न काल है, दूसरा क्या है, शून्यकाल है। और ये पूछ देंगे कि शून्यकाल का समय क्या कितना होता है, तो ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। देखिए इसमें जो है एक तरीके से, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें देख रहे होंगे आप सभी, एक तरह का सभ्य तरीके से सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। कोई एक खड़ा हुआ मौखिक रूप से उसने पूछा, जिसको अतारांकित प्रश्न पूछने हैं उसने लिखित रूप से प्रश्न पूछ लिए, अल्प प्रश्न भी पूछ लिए गए और गैर सदस्यों से भी प्रश्न पूछ लिए गए। लेकिन शून्यकाल में कोई नियम कानून नहीं है, कोई भी नियम कानून नहीं है। आपने देखा होगा कई बार कि संसद में खूब हो हंगामा हो रहा है, कोई अपने कुर्ते को फाड़ रहा है, तो कोई बिल फाड़ रहा है, इस तरह की हरकतें देखी होंगी। तो ये क्या कहलाती हैं, शून्यकाल। एक्चुअल में ये जो शून्यकाल है ये किसका दिया हुआ नाम है, ये संविधान के अंदर था नहीं। ये किसने नाम दिया, तो ये शून्यकाल जो नाम दिया है ये मीडिया वालों ने दिया है। किसने दिया है, मीडिया वालों ने। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जितने भी असभ्य चीज़ें जो होती हैं, जिसका कोई कानून नियम नहीं होता, वो किस में होता है, तो वो शून्यकाल में ही सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। कोई एक दूसरे पर लालछन लगाने लग जाता है, तो कब होते हैं, शून्यकाल के अंदर होते हैं। और ये नाम किसने दिया है, मीडिया ने दिया है। और कितने बजे से कितने बजे चलता है, 12 से 1। ठीक है। अब देखिए शून्यकाल में सब ने एक दूसरे को खूब गरियाया, खूब बोला, कपड़े लत्ते फाड़े, खूब किया। ठीक है। तब इसके बाद तो भूख आ गए, अब भूख लगा हुआ उन्हें, तो भूख लगने के बाद क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो खाना खाने का कौन सा समय है, तो लंच का। कौन सा समय है, लंच का। और लंच कितने बजे से कितने बजे तक होता है, 1 से 2। कितने बजे से कितने बजे तक, 1 से 2 बजे तक होता है। तो इसमें ठूस के खाते हैं, और वो कहाँ तक खाते हैं, तो गले तक उतार के खाते हैं। लेकिन अब पहले क्या था कि इन्हें ना बहुत सस्ता खाना मिलता था, लेकिन अभी शायद इनका जो खाना है इस पे, क्योंकि हम इसमें
बहुत अच्छा खासा बजट जाता था इसका, 60-70 करोड़ का बजट जाता था। लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे समाप्त हो गया है। मतलब अब इन्हें, जैसे पहले क्या था कि 1 रुपया 2 रुपये पीस रोटी मिल जाती थी, अब शायद 3 रुपया कर दिया गया है या 4 रुपया कर दिया गया है। पहले बिरयानी इन लोगों को 40 रुपये में ही बिरयानी की प्लेट मिल जाती थी, अब 60 या 80 हो गई है। तो अब जो है वो बढ़ गया है और इन्हें अपने मतलब इन्हें कोई सब्सिडी वब्सिडी नहीं दी जाती कि आपको खाने के लिए आप अपना पैसा लाइए, खर्च कीजिए और आप उस मतलब उसको लंच को कीजिए। पहले ये जो लंच का जो मुहैया करवाती थी वो कौन करवाती थी? रेलवे करवाती थी, IRCTC। लेकिन अब इसे कोई और करवाती है। मैं उस संस्था का नाम भूल रहा हूँ, तो अगर याद आएगा तो मैं आपको किसी भी वीडियो में बता दूंगा कि वो संस्था क्या है, या अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। देखना पड़ेगा, मैं भूल चुका हूँ। ITDA करके है शायद कोई संस्था, वो अब इनको लंच प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उसके बाद है ये लंच हो गया। अब आते हैं प्रस्ताव पे। तो आपको संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल, शून्यकाल और लंच समझ में आ गया होगा। अब हम प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं। स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इन तरह के प्रस्ताव होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या है? संसद के विभिन्न प्रस्ताव। देखिए, अब प्रस्ताव होता क्या है? प्रस्ताव क्या होता है? तो देखिए, समझिए प्रस्ताव क्या होता है। जो संसद को जो लिखित रूप से जो जानकारी दी जाती है, क्या दी जाती है? लिखित रूप से जानकारी दी जाती है कि ये करना है, वो करना है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे कि जब सोचिए, जब CAA आया होगा, NRC आया होगा, संसद ने सोचा होगा, तो पहले प्रस्ताव रखा होगा, लिखित रूप से जानकारी दी गई होगी कि मतलब CAA और NRC में इन लोगों को रखना चाहिए, इन लोगों को बाहर करना चाहिए। जैसे अभी किसान कानून आया, किसान बिल आया, तो ये पहले प्रस्ताव आया होगा। पहले सबने मिलकर प्रस्ताव जारी किया होगा कि कृषि कानून में ये चीज़ होनी चाहिए जिससे किसानों को फ़ायदा हो। ये प्रस्ताव लाया होगा भाजपा की तरफ से। भले ये प्रस्ताव अभी अच्छा साबित नहीं हो रहा है या अच्छा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव बनाया था, जो उन्होंने प्रस्ताव के बारे में सोचा था अपनी तरफ से, तो वो ठीक ही सोच रहे होंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, या जो भी कॉरपोरेट का वो भला करना चाहते हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन एक प्रस्ताव लाया होगा, तो जिसकी लिखित रूप से जानकारी दी जाती है, ठीक है, संसद के अंदर लिखित रूप से जानकारी दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। तो इसको प्रस्ताव में क्या लिखेंगे? संसद को दिए गए लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाती है। प्रस्ताव कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रस्ताव कहलाती है। आपने संसद को लिखित रूप से जानकारी दे दी, प्रस्ताव क्या कहलाई? प्रस्ताव कहलाई। अच्छा, ये संसद का जो प्रस्ताव है कब से कब तक चलता है? तो ये 2 बजे से 6 बजे तक चलता है। मतलब 2 बजे शाम से 6 बजे, 2 PM से 6 PM। ठीक है, यहाँ PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। AM मतलब एंटी मेरिडियन, PM मतलब पास्ट मेरिडियन, ठीक है। चलिए, संसद को दिए गए लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाती है। अब मान लें इन्होंने लिख के तो दे दिया, अब प्रस्ताव लिख के दिया तो संसद के बीच में गया, अब इस पर चर्चा होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होने स्टार्ट हो जाएगी? चर्चा होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब इस पर चर्चा स्टार्ट हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। तो क्या होगा? जब संसद में प्रस्ताव पर चर्चा हो तो क्या कहलाता है? तो वो विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। ठीक है, अब क्या कहलाया? विधेयक कहलाया। तो जब तक इस पर चर्चा चल रही है, मतलब इस पर चर्चा चल रही कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो क्या कहलाया? विधेयक कहलाया। अब जब चर्चा हो गई, क्या क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी हो गया, तो अब क्या करेंगे? विधेयक को पारित किया जाएगा। ठीक है, विधेयक को पारित किया जाएगा तो इस पर वोटिंग होगी तो जो भी वोटिंग होगी 50%
अगर वोट फेवर में 50% से ज़्यादा वोट फेवर में हुए तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो उस विधेयक को कानून बनने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के साइन होने चाहिए, राज्यपाल के साइन होने चाहिए और राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। इन तीनों ने साइन कर दिए तो वो विधेयक अब क्या बन जाएगा, तो वो विधेयक अब कानून बन जाएगा। तो कानून, जब किसी विधेयक पर लोकसभा, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए तो वह कानून कहलाता है। क्या कहलाता है, कानून कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव के बाद फिर वो विधेयक होता है, विधेयक के बाद जब वो विधेयक पारित हो जाता है तो क्या हो जाता है, कानून हो जाता है। ठीक है, अब देखिए और कौन सा ये तो प्रस्ताव के बारे में, तो कुछ प्रस्ताव होते हैं। कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, जैसे अब देखिए प्रस्ताव के बारे में समझिए। जैसे कि कौन सा प्रस्ताव, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, देखिए किसी भी चीज पर, देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, किसी मंत्री ने किसी चीज के बारे में बताया कि ये प्रस्ताव है, मतलब कानून, जैसे कृषि बिल के बारे में ही बताया गया। ठीक है, कि इस तरीके से हमने प्रस्ताव लाया, विधेयक बना, कानून पारित हो चुका है। अब मान लीजिए किसी को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी चाहिए। मान लीजिए मंत्री ने बताया होगा कि कृषि कानून में बता दिया कि मेन ये बिंदु हैं, इसलिए इससे किसानों का भला होगा, तो हम ये कानून ला चुके हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कानून ले आई है वो, उन्होंने घोषणा भी कर दी, लेकिन किसी सदस्य को इसकी स्पष्ट जानकारी चाहिए कि इसमें और क्या क्या है। तो वो क्या करेंगे कि विशेष अधिकार प्रस्ताव लाएंगे। क्या लाएंगे, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे, जिसके तहत आप मंत्री से स्पष्ट रूप से जानकारी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है कि आप किसी भी मंत्री से क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, किस तरीके से लिखिएगा, किसी मंत्री से स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। विशेषाधिकार, जानकारी प्राप्त करना, विशेषाधिकार प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए, यहाँ लिख लीजिए क्या होगा, करने के लिए, प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब अगला क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, तो देखिए किसी जरूरी मुद्दे पर, कोई जरूरी मुद्दा हो, तो उस जरूरी मुद्दे पर क्या करना होगा कि मंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करना है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए
जैसे किसी भी जैसे अभी बंगाल में कुछ दिनों पहले बाढ़ आया था, जब वो लॉकडाउन का समय था, और किसी मंत्री को पता है कि इस सिचुएशन में बाढ़ आती है, तो वो क्या करेगा, ध्यान आकर्षित करेगा अपनी तरफ कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है और हमें इसका निदान पहले से करके रखना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये क्या है, जरूरी मुद्दा है। तो जरूरी मुद्दे से रिलेटेड ध्यान को, मंत्री के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप उठ के गए और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मतलब ला दिया। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मंत्री को स्पष्टीकरण देना पड़ता है, कि स्पष्ट रूप से बताना होता है कि ये मतलब हम इस वजह से ला रहे हैं, ये मुद्दा है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये मुद्दा मतलब जेन्युइन है, ठीक है, तभी वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, वो अन्यथा नहीं मिलेगी। तो किसी भी जरूरी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए, किसी जरूरी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। तो किसी जरूरी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, अब चलिए अगला प्रस्ताव देखते हैं। चलिए, एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव। अब ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, तो मैंने अनुच्छेद 87 में आपको बताया था कि राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण, तो अभिभाषण के बारे में मैंने किसने बताया था, अनुच्छेद 87 में। तो अभिभाषण कब होता था, जब बजट सत्र हो। तो बजट सत्र कैसा सत्र था, पहला, और या फिर नई लोकसभा हो। क्या हो, नई लोकसभा हो। तो जो राष्ट्रपति का जो भाषण होता था, कब, बजट सत्र पर और या फिर नई लोकसभा आने पर, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया। अब जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे के गए, तो जब दे के जाते हैं तो कम से कम 50% से, मतलब लगभग 50% से ऊपर, मतलब जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो उनके 545 सदस्य का आधा कितना हुआ, 50%, मतलब 272। तो 272.5 हो, मतलब 5 होता है, लेकिन हम 272.5 नहीं लेते हैं, तो कितना लेंगे, 273। अगर 273 मत इस बात से मतलब संतुष्ट हैं कि हाँ ये मतलब जो अभिभाषण दिए हैं उनका धन्यवाद देना चाहिए, तो वो धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये मान लीजिए कि 50% से अधिक मत से पारित कराना होता है धन्यवाद प्रस्ताव। 50% से अधिक मत से पारित कराना होता है। क्या, धन्यवाद पारित कराना होता है। ये जब चले गए अभिभाषण देके राष्ट्रपति, तो 50% से क्या पर पारित कराना होता है, धन्यवाद प्रस्ताव। अब मान लीजिए कि 50% मत से अधिक मत से ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मंत्री खुश नहीं है उनके अभिभाषण से, या फिर मंत्री मतलब संसद जो है कि जो 50% से अधिक मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो इस स्थिति में क्या होगा कि मंत्री मतलब खुश नहीं है। अब खुश नहीं है तो सरकार मतलब जो मंत्री क्या है कि वो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जो पूरा मंत्री परिषद है उनको क्या करना होगा, त्याग पत्र देना होगा। अगर 50% से अधिक मत से पारित नहीं हो पाया धन्यवाद प्रस्ताव, इसका मतलब तो यही है ना कि मंत्री खुश नहीं है, तो मंत्री परिषद को क्या करना होगा, त्याग पत्र देना होगा। अगर ये 50% से अधिक मत से पारित नहीं हो पाया तो उन्हें क्या करना होगा, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए, जब धन्यवाद प्रस्ताव जब पारित नहीं हो पाता है ना, तो विपक्ष को समझ में आ जाता है कि मंत्री परिषद जो है वो खुश नहीं है, तो वो क्या कर लाते हैं, इसी का अल्टरनेटिव ले आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। उसमें क्या है,
अविश्वास प्रस्ताव में वो मतलब बोलते हैं कि आप अपने जो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मंत्री यहाँ पर डगमगा रहे हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिसके कारण होगा क्या कि उन्हें ये दिखाना होगा कि आपके पास 50% से अधिक के मत हैं, अगर है तो आपकी सरकार बनी रहेगी, अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो आपकी सरकार गिर जाएगी। अभी इसमें सरकार गिरी नहीं है, सिर्फ मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दिया है। क्या दिया है? त्यागपत्र दिया है। मान लीजिए अमित शाह ने त्यागपत्र दे दिया, पीयूष गोयल ने त्यागपत्र दे दिया, निर्मला सीतारमण ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे जो सदस्य हैं वो क्या कहते हैं उन्हें नहीं बना सकते, उन्हें बना देंगे। इन्होंने तो सिर्फ त्यागपत्र दिया, हटे थोड़ी है ना भाजपा से, बिल्कुल भाजपा से अलग थोड़ी नहीं हो गए हैं। तो ये तो क्या कर सकते हैं कि त्यागपत्र दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिर गई, लेकिन फिर भी इन्हें एक वो रहता है कि हो सकता है कि खुश नहीं हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। क्या पता कि अविश्वास प्रस्ताव लाए और ये मंत्री फिर भी मतलब अपना वोट नहीं दे, तो होगा क्या, सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो इन्हें मतलब आने का मौका मिल जाएगा। तो वो अविश्वास प्रस्ताव भी थोड़ी देर में समझेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव हो गया। अब एक होता है स्थगन प्रस्ताव। एक क्या आता है? स्थगन प्रस्ताव या इसे कार्य स्थगन प्रस्ताव कह लीजिए या स्थगन प्रस्ताव कह लीजिए, एक ही बात है। अब स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि देखिए आपकी संसद चल रही है, उसमें कोई ना कोई कार्यवाही चल रही है, किसी बिल पे कानून चर्चा चल रही होगी, किसी प्रस्ताव पे कोई विधेयक पारित हो रहा होगा, कानून बन रहा होगा। इस तरह के संसद में होता क्या, संसद में इन्हीं चीज़ों पर, विषयों पर बात चल रही होती है। जैसे कि अभी आपने देखा लॉकडाउन से पहले NRC के बारे में चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे और संसद में इसकी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया। तो अब जब ये तो एक कैसा मुद्दा हो गया, आपातकालीन मुद्दा हो गया कि कोरोना आ गया, अब क्या करना चाहिए। तो क्या करते हैं कि जो मुद्दे पहले से चल रहे होते हैं उनको रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है? उनको रोक दिया जाता है। अब उसको रोक दिया गया क्यों? क्योंकि ये कैसा मुद्दा आ गया, इमरजेंसी मुद्दा आ गया, आपातकालीन मुद्दा आ गया। क्योंकि अगर इसका निपटारा नहीं करेंगे तो भारत को बहुत क्षति हो सकती है। अगर सोचिए कि अगर उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अभी क्या होता, ठीक है। लेकिन अभी ये भी रुक सकता था वो, अगर चाहते तो। क्यों रुक कैसे सकता था? जब आपको पता था कि आपके लॉकडाउन से पहले, नमस्ते ट्रंप करने से पहले 1 तारीख केरल में जब पहला केस आ गया था, तो आपने इसे सीरियस क्यों नहीं लिया? आपको बंद करना चाहिए था, पर इन्होंने बंद नहीं किया। सारे एयरपोर्ट चालू रखे, आने दो विदेशियों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपके यहाँ जब संख्या बढ़ने लग गई तब आपको याद आया ये पहले रुक सकता था, लेकिन नहीं रोका गया, क्योंकि उस टाइम उन्हें क्या करना था? नमस्ते ट्रंप करना था, सब कुछ दिखाना था। तो इन्होंने तो कर लिया। तो उसके बाद जाता क्या है, खाली आएंगे, मन की बात करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद भाषण देंगे टीवी पर, और क्या कर देंगे कि 24 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसके बाद साल भर बैठे रहिए, आपका लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। तो उस टाइम रुक सकता था, लेकिन ठीक है नहीं लगाया। जब लगाया अभी बहुत मतलब क्षति जो हुई उस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल पे हो जाती अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो ये एक आपातकालीन मुद्दा था। तो बाकी सारे मुद्दे क्या हो गए? फेल हो गए। मतलब फेल क्या हो गए? उसको रोक दिया गया, क्योंकि आपातकालीन मुद्दे के जगह पर जब संसद में जो मुद्दा चल रहा है उसे रोक दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं लाया जा सकता, कम से कम 50 सदस्य इसमें होने चाहिए स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए, और 2.5 घंटे चर्चा होनी चाहिए, तब क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। कि अब मान लीजिए कोई मतलब आए सदस्य और 50 सदस्य नहीं हो, बोलते नहीं स्थगन प्रस्ताव लाओ, रोको इसको, आपातकालीन मुद्दा आ गया, पता लगे वो आपातकालीन मुद्दा ही नहीं है। तो कम से कम 50 सदस्य हों और 2.5 घंटे चर्चा चले। उस 2.5 घंटे की चर्चा में फैसला होता है कि हाँ ये आपातकालीन मुद्दा है या नहीं है, बाकी चीज़ों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। तो क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसे कब लाया जाता है? आपातकालीन मुद्दे की चर्चा के लिए इसे लाया जाता है।
आपातकालीन मुद्दे की चर्चा के लिए क्या किया जाता है, इसे लाया जाता है। और जो पहले से चल रही होती है उन्हें क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इसे रोक दिया जाता है, क्या कहलाएगा, स्थगन प्रस्ताव कहलाएगा। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के बाद एक होता है निंदा प्रस्ताव। अब देखिए निंदा प्रस्ताव कब आता है, कोई मंत्री है जो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी मंत्री को कोई कार्य दिया गया और वो अपने कार्य को ठीक ढंग से कर ही नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ क्या लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। ये निंदा प्रस्ताव आप पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी ला सकते हैं। क्या क्या ला सकते हैं पूरे अब देखिए जितने भी ये प्रस्ताव है, ये नहीं है कि मतलब जैसे अभी मान लीजिए विपक्ष तो चाहेगा ही कि हम भाई किसी तरह इन प्रस्तावों को ला के हटा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रस्ताव को लाने के लिए आपको 50% मत होने जरूरी है, 50% से अधिक मत होने जरूरी है। ये ऐसे तो फिर होने लग गया, एक आदमी आएगा, हम कहेंगे निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, ये काम ही अच्छा नहीं करते हैं, हम स्थगन प्रस्ताव तो चलो 50 सदस्य हैं वो ले आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव है कि मतलब मंत्री खुश नहीं है, तो 50% कम से कम होने चाहिए किसी भी प्रस्ताव के लिए। लेकिन स्थगन प्रस्ताव में ऐसा नहीं है कि 50, वो तो पूरे देश का मामला है, तो इसमें विपक्ष और जो पक्ष है वो एक सहमति से चलते हैं। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव में क्या हुआ कि कोई मंत्री है, उसे वो अपने मंत्रालय काम ही नहीं संभाल पा रहे। रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी अपने मंत्रालय को देख ही नहीं पा रहे ठीक ढंग से, तो उनके खिलाफ क्या लाया जाएगा, निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा कि अपना काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। हो सकते हैं गृह मंत्रालय अपना काम ढंग से ना करे, हो सकता है निर्मला सीतारमण अपना काम ढंग से ना, वो तो कई वैसे भी नहीं करती। उससे पूछो प्याज के रेट बढ़ गए हैं तो वो कहेंगे हम प्याज यूज ही नहीं करते हैं। वो तो अच्छा हुआ अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिलेंडर यूज नहीं करते, हम सौर ऊर्जा से ही सब कुछ कर लेते हैं। तो सोचिए जिसका रेट बढ़ रहा है वो बोलते हैं हम ये खाते ही नहीं है, कोई तुक है इसका, कुछ से कुछ बोलती है। जबकि जेएनयू से पढ़ी हुई है, इतने बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई है और वो इस तरह की बातें कह रही हैं, इस समझ से बाहर लगती है। चलिए ठीक है, निंदा प्रस्ताव क्या कहता है कि कोई मंत्री जब अपना काम ढंग से नहीं करता है तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, या पूरा मंत्री परिषद ही नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ भी क्या लाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव क्या ऐसे ही आ जाएगा, नहीं, 50% से अधिक मत का होना जरूरी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब कोई मंत्री अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और ये निंदा प्रस्ताव किसके लिए, पूरे मंत्रिपरिषद के लिए भी लाया जा सकता है। चलिए एक पढ़ लेते हैं अब किसके बारे में, अविश्वास प्रस्ताव। चलिए ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव समझ लेते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया क्या है कि देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जैसे देखिए मान लीजिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया या फिर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, तो विपक्ष को लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इनके मंत्री परिषद मतलब इसको पास नहीं करवा पा रहे और निंदा प्रस्ताव भी पारित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये है कि मंत्री खुश नहीं है। और जब मंत्री खुश नहीं है तो सरकार गिराई जा सकती है। तो विपक्ष क्या करता है, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ले आता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये हुआ कि जो पक्ष है मतलब सरकार है, उसको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो सीटें हैं वो 273 सीटों की ज़रूरत होती है, वो 273 सीटें आपको दिखानी पड़ेगी। मतलब आपको विश्वास मत लाना होगा, बहुमत दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, बहुमत। अविश्वास तो विपक्ष लाया, तो विश्वास प्रस्ताव मतलब विश्वास मत किसको दिखाना होगा, सरकार को दिखाना होगा कि हमारी सरकार में सभी मंत्री मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंत्री या सदस्य, जो हमारे सदस्य 303 सदस्य हैं, वो 303 सदस्य हमारे साथ बने हुए हैं, ये विश्वास मत लाना पड़ता है। अगर वो विश्वास मत मतलब ले आए
तो वो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वो विश्वास मत नहीं दिखा पाए, 273 सीट नहीं दिखा पाए, तब क्या पारित हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा सरकार गिर जाएगी, और जब सरकार गिर जाएगी तो चुनाव फिर से होंगे। यही फ़र्क है अविश्वास प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव में। क्या फ़र्क है कि उसमें मंत्री परिषद त्याग पत्र देता है, लेकिन इसमें क्या है, पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। और जब सरकार गिर जाती है तो क्या होता है कि चुनाव फिर से होता है। फिर क्या होगा, चुनाव फिर से होगा। और ऐसा देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे हुआ था, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। लेकिन क्या अविश्वास प्रस्ताव आए और संसद में आके बोल दिया? नहीं, इसकी भी सूचना आपको 10 दिन पहले देनी होती है। कब देनी होती है? 10 दिन पहले देनी होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या लिखेंगे, तो लिख लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को अपना विश्वास मत देना होता है, अपने 273 सदस्यों को दिखाना होता है कि वो उनके साथ हैं, 273 सदस्य उनके साथ हैं। अगर वो उन 273 सदस्यों को नहीं दिखा पाते, इसका मतलब कि अगर विश्वास मत पारित नहीं हो पाता तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिससे सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाने के कारण चुनाव दोबारा होता है। ऐसा एक कब हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर हुआ था, जब सरकार 13 दिन के अंदर गिर गई थी और ये अविश्वास प्रस्ताव की सूचना 10 दिन पहले देनी होती है। तो ये क्या हो गया? अविश्वास प्रस्ताव हो गया। तो दोस्तों आपको आज का पूरा संसद की कार्यवाही समझ में आ गई होगी। देखिए जो संसद की समिति है और ये जो प्रस्ताव है, संसद की समिति और प्रस्ताव, ये अनुच्छेद 118 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको ये सेशन अगर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।